हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NCERT की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 12 क्लास 10th। दोस्तों, चैप्टर का नाम है विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। तो इस इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत जो चैप्टर है इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा सा परमाणु जिसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। परमाणु क्या है देखते हैं। परमाणु क्या है? परमाणु होता है जो होता है पदार्थ का सबसे छोटा कण, यानी कि परमाणु क्या है? पदार्थ का सबसे छोटा कण। क्या है? पदार्थ का सबसे छोटा कण है जिसे और विभाज्य नहीं किया जाता, जिसे और विभाज्य नहीं किया जा सकता। तो परमाणु क्या है? पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसे और विभाज्य नहीं किया जा सकता। बाद में पता चला कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। परमाणु के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? आपके अपरमाणु। जिन्हें क्या कहा जाता है? अपरमाणु। जिन्हें कहा जाता है आपके अपरमाणु। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जो इसके अंदर पाए जाते हैं उन्हें अपरमाणु कहा जाता है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, इनकी खोज किसने की थी, कब की थी, इसके बारे में आज देखते हैं। तो अपरमाणु जैसे मान लो ये कोई पदार्थ का सबसे छोटा कण यानी कि क्या है? परमाणु है। हालांकि परमाणु को नग्न आंखों से नहीं देखा सकता, इन्हें सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। बहुत छोटा कण होता है। जैसे मान लो आप कोई भी चीज़ ले लो, आप किसी पत्थर या कोई भी इतना तोड़ो कि उसके और टुकड़े नहीं किया जा सकते, यानी कि उसके तोड़ने के बाद उसका और टुकड़ा होना असंभव है। उसे ही क्या कहा गया था? परमाणु कहा गया था। परमाणु जैसे मान ले हम ये कोई परमाणु है, ये कोई क्या है? परमाणु है आपके। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके कहाँ पाए जाते हैं? बाहरी कक्षा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बाहरी कक्षा में। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ है? यहाँ है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? आपके बाहरी कक्षा में पाए जाते हैं। और जो न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं वो आपके अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अंदर की तरफ पाए जाते हैं। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? आपके बाहरी कक्षा में पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं? आपके अंदर पाए जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? पहले तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने। मैं एक फॉर्मूला याद रखता हूँ, आप भी हो सकता है उसके तरीके से याद रखें। वो है ईट पर नाच। क्या याद रखता हूं मैं? ईट पर नाच। जैसे देखो, आपके इलेक्ट्रॉन है, क्या है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की जो खोज है, इलेक्ट्रॉन की खोज वो किसने की थी? जे थॉमसन। जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। और जो इस पर जो आवेश होते हैं वो कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो इसको ई से यानी कि स्मॉल ई, छोटी ई से प्रदर्शित करते हैं। और इस पर जो आवेश होते हैं वो कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इन पर जो आवेश होता है वो नेगेटिव होता है। अब आपके आता है प्रोटॉन। अब आपके क्या आता है? प्रोटॉन। जो आपके प्रोटॉन है, प्रोटॉन को दर्शाते हैं पी से। किससे दर्शाते हैं? पी से दर्शाते हैं। और जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन की जो खोज है वो सन 1886 में ई गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने की थी। कब की थी? 1886 में ई गोल्डस्टीन। किसने?
ई गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने की थी। गोल्डस्टीन नामक ने 1886 में प्रोटॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है आपके, नेगेटिव चार्ज होता है। उसी प्रकार प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है आपके, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। कब की थी, 1886 में की थी। अब आता है आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसके बारे में आता है, न्यूट्रॉन। इसे कैपिटल से नहीं, स्मॉल एन से लिखेंगे। जो आपका न्यूट्रॉन है, इसकी खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हो गया आपके, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की जो खोज है वो आपके जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की थी। कब की थी, 1932 में। यानी कि 1932 में जेम्स चैडविक, कौन, जेम्स चैडविक जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने 1932 में आपके किसकी खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, यानी कि ना इस पर पॉजिटिव ना नेगेटिव, ये यानी कि कोई चार्ज नहीं होता। सिर्फ चार्ज किस किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, प्रोटॉन पर चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ये चीज़ आपको पता लग गई होगी, आप अच्छे से इस चीज़ को समझ गए होंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कक्षा के बाहरी कक्षा, यानी कि पदार्थ के जो बाहरी कक्षा है उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन उसके अंदर पाए जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं, अवपरमाणु कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की थी, कब की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज इसको ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। प्रोटॉन की खोज 1886 में गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं और इस पर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और जो न्यूट्रॉन है आपके, ये न्यूट्रल रहता है। न्यूट्रॉन का मतलब न्यूट्रल, कोई भी चीज, जैसे मान लो कोई अपन कहते हैं ये तो न्यूट्रल हो गया, क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, यानी कि वो कोई काम नहीं कर रहा, वो न्यूट्रल हो गया, उस पर कोई चार्ज नहीं है, उस पर क्या नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं, वो एक प्रकार का कैसा है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल है तो यानी कि वो न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, 1932 में जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसे, ये भारी जो कक्षा होती है ना, ये आपने पढ़ा होगा, आपके जो 9th क्लास का चैप्टर शायद 4th है, उसमें जो आपका यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, यानी कि परमाणु के बारे में पढ़ा होगा। तो उसमें जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन बताए गए थे, यानी कि जब भी कोई किसी चीज़ में करंट फ्लो होता है, यानी कि करंट बहता है, तो किस प्रकार, यानी क्यों बहता है, उसका कारण क्या है बहने का। तो उसका जो कारण है वो सबसे सरल यही है कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। कैसे, मान लो किसी में 10 इलेक्ट्रॉन है, किसी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो जो यानी कि कहा, कोई भी अष्टक नियम है उसमें कहा गया है कि आपकी सबसे जो भारी कक्षा होती है आपकी, यानी कि सबसे जो भारी कक्षा होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जो आपने पढ़ा होगा जो KLMN जो आपकी कक्षाएं होती है, सबसे पहले में कितने, 2, ठीक है ना, वो पढ़ा। तो जो सबसे बाहरी कक्षा है उसमें आपके कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 8। अब जैसे मान लो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए पहले में, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे मान लो ये कोई आपका है, पहले में आपके 2 हो गए, पहले में कितने हो गए, 2 हो गए। दूसरे में कितने हो जाएंगे, 2 हो गए। दूसरे में बचे कितने, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 8 बाहर की कक्षा में है, 2 अंदर की कक्षा में, कितने हो गए, 10। कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये अब आपको जैसे इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है तो आपके क्या हो जाएगा, इसमें करंट फ्लो हो जाएगा।
अब देखते हैं हम इन चीज़ों के बारे में, आपको पता चल ही गया है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है। अब आपके आते हैं हम चैप्टर पर। किस पे आते हैं? चैप्टर, जिसका नाम क्या था? इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में आप जान चुके हैं। अब देखते हैं आपके चैप्टर को, शुरुआत करते हैं, जिसका पहला पॉइंट है आपके क्या दिया हुआ है? विद्युत धारा एवं परिपथ। क्या दिया गया है? विद्युत धारा एवं परिपथ। तो देखते हैं विद्युत धारा क्या होती है, परिपथ क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। शुरुआत करते हैं आपके चैप्टर की। विद्युत धारा एवं परिपथ, पहला पॉइंट है आपका विद्युत धारा एवं परिपथ। विद्युत धारा क्या किसे कहते हैं, यानी कि विद्युत धारा की परिभाषा क्या है, विद्युत धारा होती क्या है, इसके बारे में। तो विद्युत धारा की परिभाषा है कि आवेशों के प्रवाह की दर को, किसकी प्रवाह की दर को? आवेशों के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि आवेशों के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। किसे कहते हैं? आवेशों के प्रवाह, आवेशों के प्रवाह को, आवेशों के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की विद्युत धारा कहते हैं। देखो, इसे ऐसे भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को। अब आप समझ रहे हो कि प्रवाह का मतलब क्या है। आवेश, आवेश के बारे में भी आपको मैं बताता हूं। आवेश और प्रवाह, विद्युत आप और धारा। प्रवाह का मतलब होता है बहना, किसी चीज का क्या होता है? बहना। अब जो धारा है, प्रवाह तो मतलब बहना है किसी भी तरह, लेकिन धारा का मतलब है, जैसे मान लो आपने पानी है, आपका पानी है, कहीं भी ऊपर से नीचे आ रहा है, किसी पहाड़ से नीचे आ रहा है, या फिर कहीं सतह पर जमीन पर बह रहा है, कहीं जमीन पर बह रहा है। तो कोई जैसे बड़ी जो बड़ी धारा बहती है उसे तो हम नदी वगैरह, लेकिन जो छोटी छोटी जैसे धाराएं होती है हम कहते हैं, तो कोई पानी बह रहा है तो उसे हम जल की धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? जल की धारा। तो यहाँ आवेशों की जो प्रवाह है, यानी कि आवेशों की धारा को क्या कहेंगे हम? विद्युत धारा कहेंगे। आवेश फ्लो, यानी कि आवेश बह रहे हैं किसी चीज, यानी कि क्या हो रहा है? आवेश उसमें से बह रहे हैं। जैसे पानी बहता है ऐसे आवेश, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को भी क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अब ये आवेश क्या होता है? आवेश क्या होता है? अब देखो, आवेश क्या होता है? जब भी किन्हीं दो वस्तुओं के घर्षण होता है तो आवेश की उत्पत्ति होती है। यानी कि जब भी ये देखो, जब भी किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य, यानी कि जब भी किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य घर्षण होता है तो आवेश की उत्पत्ति होती है। यानी कि जब भी किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य घर्षण होता है तो आवेश की उत्पत्ति होती है। अगर आपसे डेफिनेशन लिखा था कि आवेश होता क्या है, तो यानी कि जब भी किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य घर्षण होता है तो आवेश की उत्पत्ति होती है। अब देखो, जैसे घर्षण से भी हो सकता है, किससे? घर्षण से भी हो सकता है, उसके अलावा आपके चालन से भी हो सकता है, उसके अलावा किसके? चालन से भी हो सकता है, उसके द्वारा प्रेरण के भी द्वारा हो सकता है, प्रेरण से भी हो सकता है। घर्षण, देखो घर्षण क्या है? घर्षण हो सकता है जैसे मान लो किन्हीं भी दो चीज है, कोई भी क्या है? दो, उनको जैसे मान लो ये, इनको मैं ऐसे बार बार घिस रहा हूं, तो ये तो समतल सतह, अगर खुरदरी सतह होगी तो क्या उसमें घर्षण उत्पन्न होगा, तो वो तो कहलाता है घर्षण। आपके चालन होता है कि चलना, और प्रेरण होता है मान लो प्रेरणा। जैसे मान लो कोई एक अच्छा इंसान है, एक थोड़ा ऐसा ही नॉर्मल इंसान है, तो अगर अच्छा इंसान एक जो नॉर्मल इंसान के संपर्क में आएगा तो संभावना जो नॉर्मल इंसान है हो सकता है उस अच्छे इंसान की तरह बन जाए,
व्यवहार करना लग जाए, उसकी तरह बन जाए, या हो सकता है अच्छा जो इंसान है वो बुरे की तरह व्यवहार करना, जो मीडियम है उसकी तरह व्यवहार करना। तो वो क्या ले रहा है, प्रेरणा ले रहा है, यानी कि एक दूसरे से क्या ले रहे हैं, प्रेरणा। तो वो कहलाता है प्रेरण, यानी कि एक से उसके गुण दूसरे में ट्रांसफर होना, यानी कि एक से अपने जो गुण है वो किस में होना, दूसरे में ट्रांसफर होना, वो प्रेरण कहलाता है। जैसे मान लो आपने ट्रांसफॉर्मर के बारे में सुना होगा, जो ट्रांसफर होता है वो अन्योन्य चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे मान लो उसकी एक कुंडली होती है, उसमें करंट फ्लो किया जाता है और दूसरी कुंडली में स्वतः ही करंट आ जाता है, वो किसके द्वारा आता है, प्रेरण के द्वारा आता है। तो आवेश के बारे में आपको पता चल गया। आवेश को दर्शाते हैं क्यू से, किससे दर्शाते हैं, आपके क्यू से दर्शाते हैं। आवेश को आपके किससे दर्शाते हैं, क्यू से दर्शाते हैं। जो आवेश होता है उसका जो मात्रक होता है, आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम। इसको प्रदर्शित करते हैं किससे, सी से। किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। तो आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। आवेश के जो मात्रक अन्य मात्रक भी हो सकते हैं, अन्य मात्रक किसके, आवेश के। तो देखो हो सकता है जैसे मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम, मिली, माइक्रो, नैनो। जैसे मान लो मिली कूलाम, क्या लिख सकता हूं मैं, मिली कूलाम, ये कितना होता है, 10 की पावर -3 हो सकता है। माइक्रो कूलाम, ये आपके 10 की पावर -6 के बराबर होता है। और आपके आता है नैनो कूलाम, ये आपके 10 की पावर -9 के बराबर हो सकता है। तो जो अन्य मात्रक हो सकते हैं वो मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम और नैनो कूलाम। मिली कूलाम किसके बराबर होता है, आपके 10 की पावर -3 के बराबर होता है। माइक्रो कूलाम होता है जो आपकी 10 की पावर -6 होता है। और जो नैनो कूलाम होता है वो आपके 10 की पावर -9 के बराबर होता है। ये आपके किसके बारे में आपको पता चला, आवेश के बारे में। आवेश क्या होता है, जब भी किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य घर्षण होता है तो आवेश की उत्पत्ति होती है। आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। जो आवेश के जो अन्य मात्रक हो सकते हैं वो हो सकते हैं मिली कूलाम हो सकता है, जो 10 की पावर 3 लिखते हैं हम, माइक्रो कूलाम जिसे हम 10 की पावर 6 लिखते हैं, और नैनो कूलाम 10 की पावर 9 लिखते हैं। तो ये तो हो गए आपके आवेश के बारे में। किसके बारे में हो गया, आपके आवेश के बारे में हो गया। अब आपके आवेश के बारे में तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया। अब विद्युत धारा को आप पढ़ रहे थे, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो दोस्तों यानी कि आवेश यानी कि आई, ये हो गई आपकी क्या, विद्युत धारा। ये क्या हो गई आपकी, आई बराबर होता है विद्युत धारा, यानी कि विद्युत धारा को जो किससे प्रदर्शित किया जाता है, आई से प्रदर्शित किया जाता है। तो आई बराबर हो गया आपका Q, यानी कि आवेशों की प्रवाह की दर को, यानी कि जो कूलाम है Q, आई बराबर हो गया Q/T। Q यहाँ पर मैंने आपको बता दिया क्या है, कूलाम है, और T यहाँ पर क्या है आपका, समय है। यानी कि जो धारा है वो बराबर होती है कूलाम बटे समय के। किसके बराबर होती है, आपके कूलाम बटे समय के। ठीक है, ये मिटा देते हैं आपके। तो धारा बराबर में होती है आपके कूलाम बटे सेकंड से। मतलब आप किसी चालक परिपथ में, यानी कि आपकी कोई परिपथ है, कोई भी परिपथ है, उसमें आपने अगर 1 कूलाम आवेश, कितने, 1 कूलाम आवेश यानी कि 1 सेकंड तक आपने उसमें फ्लो कराए, तो उसमें हमें कितनी धारा प्राप्त होगी, 1 एम्पियर धारा प्राप्त होगी। यानी कि क्यों, देखो विद्युत धारा, इसका मात्रक क्या था, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। क्या होता है विद्युत धारा का मात्रक, एम्पियर होता है। ठीक है, और कूलाम किसका, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। और समय का मात्रक क्या होता है,
समय का मात्रक होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड होता है। यानी कि आपके एक सेकंड में, ऐसे कह सकते हैं आप, एक सेकंड में अगर आप 1 कूलाम आवेश किसी परिपथ में प्रवाहित कर रहे हो तो आपको जो धारा मिलेगी ना वो कितनी मिलेगी? 1 एम्पियर मिलेगी। धारा का मान कितना होगा? 1 एम्पियर। यानी कि एक कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश किसी परिपथ में, 1 कूलाम आवेश किसी परिपथ में, किसमें? किसी परिपथ में 1 सेकंड तक, कितने तक? 1 सेकंड तक, 1 सेकंड तक फ्लो कराएं। यानी कि फ्लो कराएं तो हमें धारा 1 एम्पियर प्राप्त होगी। कितनी? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर धारा प्राप्त होगी। ये चीज समझे आप? यानी कि आप कोई भी परिपथ है, उस परिपथ में 1 कूलाम आवेश आपने किसी परिपथ में 1 सेकंड तक आप उसमें फ्लो कराते हो तो हमें कितनी धारा प्राप्त होगी? 1 एम्पियर। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर हम 1 एम्पियर धारा, यानी कि 1 एम्पियर धारा यानी कि 1 सेकंड तक फ्लो कराएं तो हमें जो आवेश कितने प्राप्त होंगे? 1 कूलाम आवेश प्राप्त होंगे। तो फॉर्मूला आपके बन गया I = Q/T। तो आपके धारा के बारे में आपके पता चला। आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को, आवेशों के प्रवाह की दर को यानी कि आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसे मैं वापस लिख देता हूं, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। यानी कि आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसे कहते हैं? आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अब आपके मान लो कोई क्वेश्चन आ जाता है, कैसे? अगर मान लो कोई चालक तार है, क्या है? कोई परिपथ है, क्या है? कोई परिपथ है, उसमें आपको मान लो 10 कूलाम, कितने कूलाम? 10 कूलाम, यानी कि Q का मान, यानी कि किसी परिपथ में 10 कूलाम आवेश 5 सेकंड तक, कितने तक? 5 सेकंड तक। तो टाइम का मान कितना दिया? 5 सेकंड तक फ्लो हो रहे हैं। यानी कि किसी परिपथ में 10 कूलाम 5 सेकंड तक फ्लो हो रहे हैं तो धारा का मान ज्ञात करो। धारा का मान ज्ञात करो। जैसे हमको निकालना है I, यानी कि क्या निकालना है? धारा। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? I बराबर क्या होता है? Q/T होता है। I बराबर Q/T होता है। ये अब आपको दिया है कि I आपको निकालना है तो I का I लिख दो। Q का मान आपको कितना दिया है? 10 कूलाम। कितना दिया है? 10 कूलाम। T का मान आपको दिया है 5 सेकंड। कितना दिया है? 5 सेकंड। तो हम 5 सेकंड 10 कूलाम इसको काट देंगे, यानी कि 2 एम्पियर। क्या लिखेंगे? 2 एम्पियर। एम्पियर इसलिए लगाया क्योंकि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। और जो आपका आवेश होता है उसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और जो समय का मात्रक होता है आपका वो क्या होता है? सेकंड होता है, यानी कि पर सेकंड कूलाम। ठीक है, तो आपका यहां से निकल के आया 2 एम्पियर विद्युत धारा। और अगला क्वेश्चन, कोई और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो किसी परिपथ में, कोई भी परिपथ है, उसमें आपके 20 कूलाम, यानी कि Q का मान, किसका मान? Q का मान आपको दिया है 20 कूलाम। कितना दिया है? 20 कूलाम। ठीक है ना? जो आवेश का मान है वो आपको दिया है 20 कूलाम। यानी कि किसी परिपथ में 20 कूलाम आवेश, यानी कि 10 सेकंड के लिए, या फिर और आप लिख सकते हो यानी कि 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए फ्लो कराए जाए तो I का मान ज्ञात करो। तो आप लगा सकते हो I बराबर Q/T। तो I बराबर Q का मान दिया है आपको 20 कूलाम, और
जो टाइम दिया हुआ है कितना दिया है 5 सेकंड, निकालोगे तो काट पीट के निकलेगा आएगा 4 एम्पियर। कितना निकल के आएगा 4 एम्पियर धारा। अब देखो ये तो आपको निकाल लिया आपने धारा, इसमें से क्या निकाल ली धारा निकाल ली। अब आपसे हो सकता है वहाँ पे आपको धारा ना निकलवाए, आपसे समय निकलवा ले, हो सकता है आपसे क्या निकलवा ले वहाँ पे आपसे आवेश निकलवा ले, हो भी सकता है। जैसे मान लो आपका कोई क्वेश्चन दे दिया, मान लो आई का मान, आपके क्वेश्चन होगा भी, आई का मान 0.5 एम्पियर, कितने 0.5 एम्पियर क्या दी हुई है आपको धारा का मान दिया गया है, और टी यानी कि जो आपके समय दिया हुआ है वो कितने दिया है 10 मिनट। ये आपके क्वेश्चन है शायद, आपको टी का मान कितना दिया हुआ है 10 मिनट, आई दे दिया टी दे दिया, आपको पूछेगा आवेश ज्ञात करो, क्या निकलवाएगा आपको इसमें जो विद्युत जो आवेश है यानी कि प्रवाहित विद्युत आवेश क्या आप इसमें निकालो। अब जैसे मान लो फॉर्मूला होता है आपको पता है आई बराबर होता है Q अपॉन टी होता है, फॉर्मूला क्या होता है आई बराबर Q अपॉन टी। अब देखो आपको आई का मान तो यहाँ पे दिया हुआ है, Q का मान आपको निकालना है और टी भी दिया हुआ है, तो आई बराबर होता है आपके, आई का मान दिया 0.5 एम्पियर, ठीक है ना, और आपको Q निकालना ही है और टाइम दिया है 10 मिनट, कितना दिया है 10 मिनट। लेकिन आपने देखा होगा यहाँ तो आपको टाइम किस में है सेकंड में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है सेकंड, लेकिन यहाँ पे आपको टाइम क्या दिया हुआ है मिनट में दिया हुआ है। तो हमें जब भी ऐसा दिया जाए धारा जो आपको एम्पियर में दी जा रही है, तो जब धारा एम्पियर में दी जाती है तो उसका जो टाइम होता है वो आपको हमेशा किस में लेना होता है सेकंड में लेना होता है, किस में लेना होता है सेकंड में लेना होता है। तो देखो 0.5 एम्पियर धारा आपको 10 मिनट तक फ्लो करानी है, लेकिन आपका जो फॉर्मूले में जो आपको टाइम का जो है सेकंड में आपको लिखना होता है, लेकिन ये मिनट में दी हुई है, तो इस मिनट को हम किस में बदल लेंगे सेकंड में बदल लेंगे। आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट में कितने हो जाएंगे 600 सेकंड। कैसे निकाला मैंने, निकाला कि 1 मिनट में 60 सेकंड और 10 मिनट में कितने हो जाएंगे 600, यानी कि मैंने 10 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया आपको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मेरे को अगर यहाँ पे मैंने टी क्या है टी 10 मिनट है, लेकिन मेरे को इसको सेकंड में चाहिए, तो मैंने इसको 60 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 600 सेकंड। अब मैं इसको लिख सकता हूं कि धारा का मान 0.5 एम्पियर, क्यू अपन को निकालना है और मिनट आपको 10 मिनट ना लिख के कितनी लिखनी होगी 600 सेकंड लिखनी होगी, कितने लिखनी होगी 600 सेकंड लिखनी होगी। 600 को देखो जब भी आपके ऐसा चिन्ह आए बराबर में आपको कोई दी जाए उसके बट्टे में, तो इसका मतलब होता है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, अगर इसके साथ कोई संख्या दी रखी हो तो उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर लो, अगर इसके साथ कोई संख्या नहीं है तो हम मान भी सकते हैं 1। क्या मान सकते हैं हम 1, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करने पर वही आता है, 1 को किसी भी संख्या से यानी कि गुना करने पर मल्टीप्लाई करने पर सिर्फ वही संख्या प्राप्त होती है। तो हम 1 से इसे मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 से इसको गुना किया Q को तो Q ही आया। हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना था, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारा Q आया। अब इस 600 को 0.5 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो गुना करो 6 पंजो 30, ठीक है 2 जीरो और हैं ये लगा देंगे हम। लेकिन इसमें क्या है कि एक अंक छोड़ के आपको क्या दी गई है दशमलव दी गई है, आपको क्या दी गई है दशमलव। तो आप जब भी किसी दशमलव वाली संख्या को गुना करते हैं तो जितने अंकों के बाद दशमलव लगाई जाती है उतने अंक छोड़कर हम दशमलव लगा देते हैं गुना करने के बाद में। तो यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद 6 पंजो 30, तो हमें यहाँ एक पॉइंट छोड़ के जो दशमलव लगाई गई है, तो क्या हम भी एक अंक छोड़ के दशमलव लगा सकते हैं, तो हम दशमलव लगा देंगे यहाँ पर। कहाँ लगा देंगे यहाँ पर लगा देंगे। तो आपके हो गया आई का मान क्यू का मान हो गया आपके 300 कूलाम। अब मैंने कूलाम क्यों लगाया, क्योंकि आपको पता है जो आवेश का जो मात्रक है वो क्या होता है कूलाम होता है। यानी कि क्वेश्चन था किसी
परिपथ में 0.5 एम्पियर धारा 10 मिनट तक बही जाती है तो उसमें प्रवाहित आवेशों का मान ज्ञात करो। यानी कि उसमें कितने आवेश फ्लो आप प्रवाहित हो रहे हैं। मैंने आपको जो धारा की परिभाषा दी थी उसमें यही तो था, आवेशों के प्रवाह की दर को, यानी कि जो समय में कितने आवेश प्रवाह हो रहे हैं उसे ही क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहते थे। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गई, आपको आवेश प्राप्त हो गए। आवेश का मात्रक, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जैसे मान लो इस क्वेश्चन में इसका मात्रक लगाना ना भूले, तो इसका मात्रक होता है आवेश का कूलाम, इसलिए मैंने इसके पीछे क्या लगा दिया, कूलाम लगाया। और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे मान लो कोई भी परिपथ है, क्या है, कोई भी परिपथ है, उसमें आपको धारा का मान दे दिया 2 एम्पियर, क्या दे दिया, 2 एम्पियर, ठीक है। आई बराबर आपको दे दिया 2 एम्पियर और आपको समय दे दिया कितना, 5 मिनट, कितना दे दिया, 5 मिनट दे दिया। यानी कि किसी परिपथ में 5 मिनट में 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो उस परिपथ में प्रवाहित आवेशों की गणना की, यानी कि प्रवाहित आवेश बताइए। तो आवेश Q बराबर अपन को क्या निकालने हैं, तो Q बराबर आपको इसमें निकालना है तो फॉर्मूला लगा देंगे, I बराबर Q/T, ठीक है। I का मान, अब यहाँ पे भी देखो आपको जो समय दिया हुआ है T, यानी कि जो समय दिया हुआ किस में दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है, लेकिन आपको चाहिए में किस में, सेकंड में चाहिए। धारा आपको दी गई है एम्पियर में, तो आपको समय भी किस में चाहिए, सेकंड में चाहिए। तो जो 5 मिनट है इसको मैं किस में, सेकंड में कन्वर्ट कर लूँगा। आपको मैंने बताया था 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 5 मिनट में कितने हो जाएंगे, 60 × 5, यानी कि 60 को गुणा कर देते हैं 5 से 6 पंजो 30, यानी कि 300 सेकंड, कितने, 300 सेकंड 5 मिनट में होते हैं। अब अपन फॉर्मूले में इसको लगा सकते हैं, तो I बराबर Q/T। तो I का मान कितना दिया हुआ है आपको, 2 एम्पियर, कितना दिया हुआ है, 2 एम्पियर, और Q का मान आपको निकालना ही है, और T का मान कितना दिया है, 300 सेकंड। 300 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितने, 600, कितने, 600। और जो आवेश का जो मान मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। तो यानी कि उसमें प्रवाहित आवेशों की संख्या कितनी होगी, 600 कूलाम होंगे उसमें आवेश। एक चीज देखो, इसमें आपने मात्रक लगाना ना भूले पहले, यानी कि धारा उसमें कितनी दी गई थी, 2 एम्पियर, कितनी दी गई थी, 2 एम्पियर। समय कितना था, 5 मिनट। इस मिनट को हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, सेकंड में। तो सेकंड में बदलने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 60 से। ये अगर घंटे में भी दिया होता तो हम पहले इसको मिनट बनाते, फिर इसको कितने, सेकंड बनाते। तो यानी कि पहले घंटे को हम किस में कन्वर्ट करते, मिनट में, फिर मिनट को किस में बदलते, सेकंड में। तो यहाँ पे सीधा आपको मिनट दिया हुआ है तो आपको सेकंड में बदलना। अगर आपको सीधा सेकंड में दे देता है, जैसे मान लो 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, तो आपको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ जो मान चाहिए, अगर धारा का मान आपको एम्पियर में दे रखा है तो हमें समय हमेशा किस में लेना है, सेकंड में लेना है। ये बात आप समझ गए होंगे अच्छे से। और क्वेश्चन कर लेते हैं एक और, अपन देखते हैं। ये चीज तो आपके समझ आ गई होगी अच्छे से, यानी कि धारा का मान कैसे निकालें, आवेश को कैसे निकालें, और आपको समय किस में रखना है आपको, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है किसी, मान ले डायरेक्ट लिख देते हैं अपन को, यानी कि कोई परिपथ है, उसमें आपको धारा दे गई कितनी, धारा दे रखी है आपको 5 एम्पियर, कितने एम्पियर, 5 एम्पियर। और आपको जो टाइम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टाइम दिया, वो दिया गया है आपको 1 हावर्स, कितने, 1 घंटा, कितना, 1 घंटा, ठीक है। अगर आपको टाइम दिया 1 घंटा तो आप क्या निकालो, इसमें आवेशों का मान प्राप्त करो, कितने आवेश फ्लो हो रहे हैं। यानी कि आपको 5 एम्पियर धारा 1 घंटे के लिए किसी परिपथ में बहानी है तो कितने आवेश उसमें बहेंगे, फ्लो होंगे। तो यार देखो, I बराबर मैंने
बता ही रखा है आपको फॉर्मूला I बराबर, यानी कि I क्या है यहाँ पे विद्युत धारा, यानी कि विद्युत धारा बराबर दिया है, यानी कि I बराबर Q/T दिया हुआ है आपको फॉर्मूला। आप रट लेना इस फॉर्मूले को, क्योंकि आपके एक क्वेश्चन इससे आ सकता है। तो I बराबर Q/T, I का मान दिया है आपको 5 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद में Q आपको निकालना ही है, Q क्या करना है आपको निकालना ही है। T यानी कि जो समय है आपका, समय दिया है 1 घंटा, क्या दिया हुआ है समय 1 घंटा। लेकिन आप देख रहे हो पिछले क्वेश्चनों में भी हमने किया था, समय को हमको किस में लेना है, उसको सेकंड में लेना है। तो मान लीजिए इस में हमको घंटे में टाइम दिया हुआ है, तो हम इसको किस में बदलेंगे सेकंड में। पहले बात तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60 मिनट होती है, सीधी सी बात है। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। तो पहले तो मेरे को इसको घंटे को किस में बदलना है मिनट में। तो 1 घंटे में कितने मिनट हो गए 60 मिनट, कितने हो गए 60 मिनट, ठीक है। यानी कि 60 मिनट हमको क्या दी हुई है। अब ये मिनट को भी हम सेकंड में बदलेंगे, तो यानी कि 1 मिनट में आपको 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे। तो 60 को हम कर देंगे 60 से मल्टीप्लाई, 6 36, यानी कि 1 घंटे में आपके जो सेकंड होते हैं वो कितने होते हैं 3600 सेकंड होते हैं। अब सिंपल सी बात है, अब आप अपने इसमें फॉर्मूले में लगा दो। तो 5 एम्पियर विद्युत धारा में Q का मान आपको निकालना है, तो सेकंड जो टाइम का मान दिया वो आपको दिया है कितना 3600 सेकंड, ठीक है। 3600 सेकंड दिया है, धारा आपको 5 एम्पियर दी हुई है। अब आप Q का मान आसानी से निकाल सकते हो, इसको यहाँ 1 रख सकते हो, वज्र गुणा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, Q का Q लिख देंगे। 5 को 36 से मल्टीप्लाई करो तो 2 जीरो रख ही देते हैं, 6 पंजो 30 और 5 तिये 15 और 3 18। ये आपके यहाँ पर कोई पॉइंट वगैरह नहीं लग रहा, तो हम यहाँ दशमलव कुछ नहीं लगाएंगे, क्योंकि सीधा आपको सिर्फ 5 एम्पियर धारा। 1800 क्या है जो इसका मात्रक लिखेंगे, आप लिखेंगे कूलाम, क्या लिखेंगे कूलाम, यानी कि उसमें जो प्रवाहित आवेशों की जो संख्या है वो कितनी होंगी 1800 कूलाम। ये क्वेश्चन कराने के बाद आसानी से आप इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा शायद आप कर लोगे। चलते हैं अगले पॉइंट पर। ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी कि आपको धारा का मान, टाइम या फिर आपको आवेश कैसे निकालने हैं, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखो अब आपके जो विद्युत जो आवेश है इसका मात्रक मैंने आपको बता ही दिया था। विद्युत आवेश का वैसा मात्रक क्या होता है आपका कूलाम होता है, ठीक है। जो आपका एम्पियर होता है, ये जो क्या होता है आपके एम्पियर होता है, ये किसका मात्रक होता है आपके विद्युत धारा का। जो इसकी खोज की थी ना वो की थी आंद्रे मेरे एम्पियर ने। किसने की थी आंद्रे मेरी एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने एम्पियर की खोज, क्योंकि इससे हम किसका पता लगा सकते हैं विद्युत धारा का पता लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको अब देखो 1 एम्पियर यानी कि देखो जो एम्पियर होते हैं इसके भी और मात्रक हो सकते हैं, जैसे एम्पियर के और मात्रक क्या हो सकते हैं, जैसे मिली एम्पियर, क्या हो सकते हैं मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, मिली माइक्रो, नैनो एम्पियर, नैनो एम्पियर। देखो मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर और नैनो एम्पियर। देखो मिली एम्पियर हो सकता है, माइक्रो एम्पियर भी हो सकता है और नैनो एम्पियर भी हो सकता है। तो देखो जो आपके मिली एम्पियर होता है उसका मान होता है आपके 10 की पावर -3। कितना होता है 10 की पावर -3। माइक्रो एम्पियर होती है 10 की पावर -6 और नैनो एम्पियर होता है 10 की पावर -9, ठीक है। ये चीज़ आपके समझ आएगी होगी। मिली एम्पियर यानी कि -10 की पावर -3, माइक्रो 10 की पावर -6 और नैनो 10 की पावर -9 एम्पियर। दूसरी बात देखो जो आपका जो ये एम्पियर है
जो ये क्या है, एम्पियर है। जो विद्युत धारा इसका मात्रक है, विद्युत धारा का क्या है, ये मात्रक है, लेकिन इसे मापते किससे है? जो एम्पियर है ये तो एक मात्रक हो गया, लेकिन इसे मापते किससे? तो इसमें जो यंत्र होता है उसका नाम होता है एमीटर। क्या होता है? इसका जो यंत्र होता है वो होता है एमीटर। क्या होता है? एमीटर। एमीटर, ठीक है। जो इसका मात्रक होता है वो होता है एमीटर, और इसको जो परिपथ होता है ना उसके कौन से क्रम में लगाया जाता है? इसको आपके श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। कौन से क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। कैसे? जैसे मान लो परिपथ क्या होता है, इसके बारे में भी आप एक बार देख लो। जो परिपथ होता है ना, जो परिपथ होता है किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। कैसे? यानी कि किसी विद्युत धारा के सतत, किसी विद्युत धारा के सतत, यानी कि किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपथ कहते हैं। कैसे? जैसे मान लो ये कोई आपकी परिपथ, कैसे? जैसे ये है, मान लेता हूं मैं यहाँ पर क्या लगा देता हूँ, कोई भी रेजिस्टेंस, यानी कि कोई बल्ब वगैरह लगा दिया, ठीक है, कोई भी रेजिस्टेंस। यहाँ मैं क्या लगा देता हूँ, एक स्विच लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ एमीटर लगा देता हूँ। ये कोई बैटरी है, इसका ये धनावेशित है। कौन सा है? धनावेशित। और ये कौन सा रहेगा फिर? इसका ऋणावेशित। देखो ये आपका कोई भी रेजिस्टेंस बल्ब वगैरह हो सकता है। पहली बात तो जो आपका एमीटर है, क्या है? एमीटर। एमीटर जो आपका ये एक परिपथ है, ये क्या है? एक परिपथ है। इस परिपथ में आपके क्या होनी चाहिए? कोई बैटरी या कोई भी तार सप्लाई, मतलब उसको इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हो। तो यहाँ मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी जो विद्युत दे रहा हूँ वो एक बैटरी के माध्यम से दे रहा हूँ। किसके माध्यम से दे रहा हूँ? एक बैटरी के माध्यम से। तो मैंने कोई बैटरी लगाई, ठीक है। तो यहाँ से आपकी विद्युत धारा हमेशा किधर की तरफ जाती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। विद्युत धारा का जो फ्लो होता है ना, विद्युत धारा जो बहती है वो किधर से जाती है? आपके पॉजिटिव से किधर की जाती है? नेगेटिव की तरफ। और जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं? आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके किधर से जाते हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। यानी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा आपके धारा के विपरीत दिशा में बहेंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे? धारा के विपरीत। धारा किधर से आ रही है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लेकिन इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो बल्ब है, ये कोई बल्ब है, ये मैंने कुंजी लगा रखी। कुंजी बोले तो स्विच, कुंजी बोले तो आपके स्विच। ये क्या है? आपकी कुंजी है, ठीक है। यानी कि कोई क्या है? स्विच है। ये आपका क्या है? एमीटर है। क्या है? एमीटर। ये क्या है? आपका एमीटर है। ये क्या है? आपका एमीटर वगैरह है। देखो ये जो आपका एमीटर है ये आपके श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, पहली बात तो। दूसरी बात, अगर मान लो मैं इस स्विच को बंद कर दूं, इस स्विच को क्या कर देता हूँ? बंद कर देता हूँ, तो क्या ये बल्ब वगैरह जलेगा? बिल्कुल नहीं जलेगा, क्योंकि हमने इसका पथ क्या कर दिया? काट दिया। यानी कि इसका पथ को हमने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद में ये पूरा पथ नहीं बन पा रहा है, तो इसलिए ये बल्ब भी नहीं जलेगा। तो जब तक ये पूरा परिपथ, यानी कि ये क्या कहलाता है? आपका एक परिपथ कहलाता है। तो ये परिपथ में जब तक यहाँ से विद्युत धारा बह के जब तक यहाँ तक नहीं आएगी तब तक ये पूर्ण परिपथ नहीं होगा। अब देखो परिपथ भी दो तरह के कह सकते हैं हम। कौन कौन सा? पहला होता है बंद परिपथ। पहला कौन सा होता है? बंद परिपथ। दूसरा हो सकता है खुला परिपथ। कौन सा हो सकता है? खुला परिपथ। अब खुला परिपथ कौन सा होता है? बंद परिपथ कौन सा होता है? बंद परिपथ तो ये है, ये कैसा परिपथ है? एक बंद परिपथ है। और अगर मैं खुला परिपथ की बात कहूँ तो जैसे मान लो इसको यहाँ से मैंने ब्रेक कर दिया, टूट गया वायर, जैसे ये या वायर यहाँ से अगर टूट गया तो ये इस डिस्कनेक्ट हो गया, यानी कि यहाँ से टूट गया। तो
अब ये टूट जाने के बाद में ये परिपथ कैसा कहलाएगा? खुला परिपथ कहलाएगा। ये परिपथ कैसा कहलाएगा? खुला परिपथ कहलाएगा। और बंद परिपथ जब कहलाता जब ये यहाँ से कनेक्ट होता, ये यहाँ से कंप्लीट जुड़ा हुआ होता, यानी कि धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक की ओर फ्लो हो जाए, यानी कि बह जाए, तो इसे तो कहेंगे हम बंद परिपथ। और जब यहाँ से ब्रेक हो जाता है तो फिर इसे कहेंगे अपन खुला परिपथ। तो आपको पता चल गया खुला परिपथ और बंद परिपथ के बारे में। धारा का पता चल गया आपको, धारा हमेशा किधर से किधर की तरफ बहेगी? धारा हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहेगी, और जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बहेंगे। ये आपके परिपथ के बारे में जान लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। आपको परिपथ के बारे में पता चल ही गया, परिपथ क्या होता है, परिपथ कैसा, खुला परिपथ हो सकता है, बंद परिपथ हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में विद्युत धारा का आपको पता चल गया। विद्युत धारा क्या होती है? आवेशों के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। परिपथ आपको पता चल गया, परिपथ कितने प्रकार, यानी कि परिपथ कैसा, खुला परिपथ और बंद परिपथ दो हो सकते हैं। आपने विद्युत परिपथ के बारे में पढ़ लिया, धारा के बारे में पढ़ लिया। अब देखो, जो आपके एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसमें जो आपके एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ना, यानी कि कोई आपका इलेक्ट्रॉन है, कोई भी आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो जो उस इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ना, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का जो मान होता है वो आपके होता है 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो आपका जो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। ठीक है, यानी कि एक जो आपका जो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आपके आवेश होते हैं उनका मान, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आपको पता चल गया विद्युत धारा क्या होती है। इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव की दर यानी कि आवेशों के प्रभाव की दर को विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर होता है Q/T होता है। आपको पता है कि जो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। इसे किससे के द्वारा मापा जाता है, यानी कि विद्युत धारा को जो मापने का जो यंत्र होता है उसे क्या कहते हैं अपन, एमीटर कहते हैं। जो ये एमीटर होता है ये आपके हमेशा कौन से क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। एमीटर हमेशा कौन से क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ये कुछ बातें हैं और जो आपको याद रखनी है। परिपथ के बारे में बता ही दिया मैंने, यानी कि किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को ही विद्युत परिपथ कहते हैं। खुला परिपथ, बंद परिपथ, परिपथ कैसा, वो आपको सारी चीज़ें मैंने आपको बता देती। इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं आपकी कल नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।